हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि नए प्रश्न नहीं रहने वाले हैं। ये वही प्रश्न हैं जिन्हें कराया जा चुका है। अभी हाल ही में जो क्लासेस हुई हैं जिसमें नए प्रश्नों को शामिल किया गया था, उनसे रिलेटेड ये क्लास रहने वाली है। एक तरह का ये रिवीजन रहने वाला है और ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी जल्दी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790 555 3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। वॉइस आ रही है ना? ओके। यहाँ पर आपको नेट एग्जाम के लिए यूपी पीजीटी एचईओ एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है। ये नोट्स हैं, ठीक है, एचईओ के ये नोट्स हैं जो कि नए सिलेबस पर आधारित हैं और इसमें आपका एचईओ का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। एचईओ का आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। 10 प्रैक्टिस सेट है। साथ ही इस प्रैक्टिस सेट के साथ फ्री में करंट अफेयर्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके अलावा जीआईसी के लिए जीएस और समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। राजस्थान मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जीएस समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का मिल जाएगा। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपीएचईएससी के लिए भी आपको यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी कि समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं से संबंधित नोट्स हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, चूंकि लगभग समाजशास्त्र से संबंधित जुड़ी हुई सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ये नोट्स हैं, ये सारे आपको टॉपिक्स नोट्स में कवर कराए गए हैं। साथ ही इसका वन लाइनर में भी, ठीक है, वन लाइनर में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे और थिंकर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स को भी शामिल किया गया है। सेकेंड ग्रेड के लिए आपको समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें यूपी पीजीटी, देखिए यूपी पीजीटी के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका जो विज्ञापन है, आप इसे बहुत सारे बच्चों ने हालांकि पूछा है, उनको बताया भी गया है, पहले बहुत से बच्चे पूछ भी रहे हैं। तो इसकी बात की जाए इसके विज्ञापन की, तो ये आपका अगस्त लास्ट तक जारी हो जाएगा। आयोग ने जैसा बताया है, इन्फॉर्मेशन जो मिली है, अगस्त लास्ट इन्होंने बोला है ये आ जाएगा इसका विज्ञापन। इसका सिलेबस चेंज हो चुका है। आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई थी, टेलीग्राम पर भी डाला गया था इसका जो नया सिलेबस आया था, और चैनल के जो कम्युनिटी है वहाँ पर भी पोस्ट कर दिया गया था। तो जिन्होंने नहीं देखा है ये वे आप या तो चैनल के कम्युनिटी पे जाकर चेक कर ले, है ना। काफ़ी पहले समय हो गए, काफ़ी दिन हो गए हैं, हालांकि आपको बहुत नीचे जाकर देखना पड़ेगा तब दिखेगा। और या फिर वीडियो में आप देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर आपको टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा। उस पर आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करके वहाँ पर आप सिलेबस वहाँ पर देख सकते हैं। तो यूपीपीजीटी का सिलेबस चेंज हुआ है। इसमें आपका जीएस लागू कर दिया गया है, ठीक है, जीएस को लागू कर दिया गया है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी लागू कर दी गई है। तो जीएस लागू कर दिया गया। बहुत से बच्चे जीएस के लिए क्लासेस के लिए बोल रहे थे। तो अभी देखिए एचईओ के लिए क्लासेस हो रही हैं, एचईओ के लिए क्लासेस हो रही है, 1 बजे के क्लासेस होती हैं एचईओ की। इसमें अभी एचईओ के लिए जीएस कंप्लीट कराया जा रहा है। चूंकि जीएस में टॉपिक्स है ना, जीएस वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सेम टॉपिक्स हैं, कुछ अलग तो है नहीं। तो आप जीएस के लिए दोपहर 1 बजे क्लास को ज्वाइन करें। मंडे टू सैटरडे क्लास होती है। अभी हिस्ट्री कंप्लीट कराई जा रही है। अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिन्हें कंप्लीट कराया जा चुका है। एचईओ के नाम से ही आपको चैनल के प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। वहाँ पर आप जब फोल्डर ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको जो जीएस वाली क्लासेस हैं, है ना, वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो उनको आप देख सकते हैं और इसके भी नोट्स आपको नए सिलेबस पर आधारित देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो ऐड हुई हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आप भी यहाँ पर सोशियोलॉजी का एक मास्टर सेट आया हुआ है, ये नया है ना, ये मास्टर सेट आया हुआ है। अभी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, आपने जो प्रश्न देखे हैं, कई नए देखने को मिले हैं, सभी जो पैटर्न चेंज हुआ है उसको शामिल किया गया, सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। प्रश्नों की जो संख्या है ये 1300 से ज़्यादा रहने वाली है। टोटल 10 यहाँ पर सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो ये बेस्ट है। आप में से जितने भी लोग अभी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, देने वाले हैं, तो आप ज़रूर इसे देखें, ज़रूर इसे सॉल्व करें। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर 790 555 3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए।
200 प्रश्न हुए थे, है ना? 225 हुए थे, सॉरी, 225 हो गए थे, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। आधुनिकता अनिवार्य रूप से एक जगरनॉट यानी कि एक अनियंत्रित और भारी पहियों वाला रथ है, जिसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता है और जो अपने रास्ते में आने वाली चीजों को कुचल देती है। यह कथन गिडिंस ने अपनी किस पुस्तक में लिखा? अब देखिए यहाँ पर कथन में बता दिया गया है कि ये कथन है गिडिंस का। पुस्तक पूछ लिया गया है। इस तरह से आप बहुत प्रश्न देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। अभी आपने जो देखे इधर, आपका चाहे वो पीजीटी जीडीसी का एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, है ना, तो उनमें इस तरह से आपने प्रश्न देखे हैं कि थिंकर्स हैं, है ना, कोई समाजशास्त्री, उन्होंने कोई कथन दिया है या कॉन्सेप्ट दिया है, तो वो किस पुस्तक में दिया है। तो इस तरह से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसी को लेकर ये इधर जो क्लासेस हुई थी आपकी, उसमें इन प्रश्नों को शामिल किया गया था, उन्हीं की ये रिविजन क्लास चल रही है। तो ये स्टेटमेंट डायरेक्टली कभी कभी पूछ लिया जाता है, आधुनिकता को जगरनॉट किसने कहा है ना, तो ये डायरेक्टली वन लाइन में भी एक इस तरह से प्रश्न आ जाता है, और कभी कभी इस तरह से, अभी आपके लिए चूंकि आप पैटर्न चेंज हुआ, इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह से आपको प्रश्न यहाँ पर कराया गया है। तो यहाँ पर देखिए किस पुस्तक में इन्होंने ये बात की है। यहाँ पर सही क्या होगा, कौन सी पुस्तक है? द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी, है ना, जो कि 1990 में आती है। ठीक है, 1990 में आती है ये पुस्तक, हो जाएगी यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और इन्होंने, ठीक है, आधुनिकता के 4 आयाम भी बताए थे। ठीक है, आधुनिकता के इन्होंने 4 आयाम भी बताए थे। ठीक है, 4 आयाम भी बताए थे। ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है। पहला आपका क्या होगा, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, ये याद रखें, पूंजीवाद हो जाएगा। दूसरा आपका क्या होगा, औद्योगिकीकरण होगा। ठीक है, औद्योगिकीकरण होगा या उद्योगवाद होगा। तीसरा आपका होगा निगरानी या सैन्य शक्ति या सैन्य व्यवस्था, है ना, ये हो जाएगा। और जो चौथा होगा आपका, चौथा क्या होगा, नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य, है ना, राष्ट्र राज्य। ये 4 इन्होंने बताए थे आयाम, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए आगे चलते ही देखते हैं। पूंजीवाद के तहत श्रमिक केवल अपनी बनाई हुई वस्तुओं से ही अलगाव महसूस नहीं करता, बल्कि वह उत्पादन की क्रिया, अपने सहकर्मियों और अंततः अपनी स्वयं की प्रजातीय सत्ता से भी बेगाना हो जाता है। यह प्रसिद्ध स्थापना मार्क्स की किस मूल रचना में है? दास कैपिटल का पार्ट 1, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 होगा, ऑप्शन सी, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। अलगाव का चरण भी इन्होंने दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर आपका जो सही होगा ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सामाजिक वास्तविकता का स्थान मीडिया और कंप्यूटर द्वारा निर्मित सिमुलेशन ने ले लिया है, जिससे अति यथार्थ का जन्म होता है और जो मूल यथार्थ से भी अधिक वास्तविक प्रतीत होता है। यह किस पुस्तक का मुख्य तर्क है? किस पुस्तक में यह बात की गई है, ये बताया, यहाँ पर बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो बोडेलार्ड की जो सिमुलेशन वाली पुस्तक है ना, उसमें जो कि कब आती है, 1981 में आती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न, जाति कोई दीवार नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सीढ़ी है जिसमें एक के ऊपर एक पायदान बने हैं, लेकिन त्रासदी यह है कि इस सीढ़ी पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। जो जहाँ पैदा हुआ है वहीं मरेगा। जाति के इस पदानुक्रमित स्वरूप पर यह मर्म भेदी प्रहार किसने और कहाँ पर किया? देखिए ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है, एम एन श्रीनिवास की कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, बी आर अम्बेडकर एलिनेशन ऑफ कास्ट, जी एस घुरिये कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ज्योतिराव फुले गुलामगिरी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पर
ये किससे कथन संबंधित है? अंबेडकर से। अंबेडकर एलिनेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये क्लास सारी जो रिवीजन वाली चल रही है इसमें नए प्रश्न कराए गए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए कथन है और उससे संबंधित पुस्तक दी गई है, इसका मिलान करना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन ए क्या कह रहा है? मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं और समाज ही एकमात्र शक्ति है जो उन पर नियंत्रण लगा सकता है। ठीक है, तो ये किसका कहना है? ये किस पुस्तक में ये बात कही गई है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका सुसाइड होगा, ये दुर्खीम का है। ठीक है, फिर ब्यूरोक्रेसी की देखिए, नौकरशाही का विकास आधुनिक समाज के तार्किकता के लौह पिंजरे का निर्माण करता है। ये किससे जुड़ जाएगा? द प्रोटेस्टेंट इथिक वाली पुस्तक मैक्स वेबर का। थर्ड है ऑप्शन सी, प्रकट प्रकार वे हैं जो अभिप्रेत और मान्य होते हैं, अप्रकट प्रकार वे हैं जो ना तो अभिप्रेत होते हैं और ना ही मान। तो ये किससे जुड़ जाएगा? ये आपका किससे जुड़ जाएगा? रॉबर्ट किंगमर्टन की सोशल थियोरी और एंड सोशल स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी यहाँ पर इसका थर्ड हो जाएगा। लास्ट देखिए ऑप्शन डी का, दुनिया के इतिहास में कोई भी ऐसा समाज नहीं रहा है जो पूरी तरह से वर्ग विहीन या स्त्रीकरण मुक्त रहा हो। तो ये बात किसके द्वारा कही गई है? ये जो बात है ये किंग्सले डेविस की जो ह्यूमन सोसाइटी है उसके द्वारा। तो यहाँ पर जो आपका जो सही होगा ये आपका ऑप्शन ए होगा। विकल्प ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, संस्कृति मानव का वह निर्मित पर्यावरण है जो उसकी जैविक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। या प्रकार्यात्मक परिभाषा मेलिनोवस्की ने अपनी किस पुस्तक में दी है? किस पुस्तक में दी है भाई? तो यहाँ पर क्या होगा? कौन सी पुस्तक हो जाएगी? अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर। अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, ऑप्शन बी। ठीक है, मेलिनोवस्की व्यक्तिवादी प्रकारवादी में इनका नाम आता है। पूछा जाता है डायरेक्टली प्रश्न, व्यक्तिवादी प्रकारवादी कौन है? तो आप किसे कहेंगे? मेलिनोवस्की को कहेंगे। बीजगणित बंधुत्वता, ठीक है, बीजगणित बंधुता का जो कॉन्सेप्ट है ये इनके द्वारा दिया गया है, मेलिनोवस्की के द्वारा। मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया गया जिसमें 3 तरह की आवश्यकता इनके द्वारा बताई गई थी, है ना? 3 तरह की आवश्यकता बताई गई थी। जादू की बात की गई है जिसमें जादू के 2 प्रकार बताए गए हैं, सफेद जादू और काला जादू, व्हाइट और ब्लैक मैजिक, ये बताया गया था। संस्कृति को बताया गया है साधन, है ना? संस्कृति को बताया गया है इन्होंने मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन, और संस्कृति का निर्माण व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। ठीक है, तो इन सभी बातों को आप याद रखें, प्रश्न बनते हैं, इनसे पूछे जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मेलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 यहाँ पर कथन दिए गए हैं। पहला है, संस्कृति एक सावयव की तरह है जिसके अंग मानव की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। दूसरा कह रहा है, उन्होंने मानव की 3 प्रकार की आवश्यकताओं, बुनियादी, व्युत्पन्न और एकीकृत की चर्चा की है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर आपका सही क्या होगा? संस्कृति एक सावयव की तरह है जिसके अंग मानव की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उन्होंने बताया संस्कृति को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बताया। संस्कृति किस तरह से मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान देती है, उसी के संदर्भ में मेलिनोवस्की फंक्शन की भी बात करते हैं। 3 तरह की आवश्यकताएं बताई है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका ये दोनों ही सही होगा, पहला दूसरा दोनों सही है, तो सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, शासक वर्ग के विचार ही हर युग में समाज के प्रभावी और शासक विचार होते हैं। मार्क्स और एंजल्स का यह वैचारिक कथन उनकी किस संयुक्त रचना में देखने को मिलता है? द होली फैमिली, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द जर्मन आइडियोलॉजी, द पावर्टी ऑफ फिलोसफी यहाँ पर दिया गया है। किस पुस्तक में मार्क्स और एंजल्स ने यह बात की कि शासक वर्ग के विचार ही हर युग में समाज के प्रभावी और शासक विचार होते हैं? बताएं। और ये क्लास अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? द जर्मन आइडियोलॉजी। ठीक है, द जर्मन आइडियोलॉजी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए कथन क्या कह रहा है। कार्ल मार्क्स के अनुसार विचारधारा एक मिथ्या चेतना है जो वास्तविक उत्पादन संबंधों को छुपाती है। कारण कह रहा है, अधिरचना हमेशा बुनियादी आर्थिक ढांचे के हितों की रक्षा और उसे वैध बनाने के लिए निर्मित होती है। चलिए बताएं अब यहाँ पर क्या होगा? मिथ्या चेतना का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया था। अच्छा, मिथ्या संस्कृति का कॉन्सेप्ट किसका है, ये आप बताएं। किसके द्वारा मिथ्या संस्कृति की बात की गई थी? यहाँ पर
कथन और कारण दोनों ही सही होगा, कारण कथन की सही व्याख्या होगी। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न है, विज्ञान का विकास क्रमिक या संचयी नहीं होता, बल्कि यह प्रतिमान विस्थापन की बौद्धिक क्रांति के माध्यम से होता है। यह क्रांतिकारी विचार थॉमस कोहन ने किस वर्ष प्रतिपादित किया? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1962। किसमें किया है? द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशंस में। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन पुस्तक है इनकी, है ना। 1962 ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, थॉमस कोहन के पैराडाइम के सिद्धांत के अनुसार सामान्य विज्ञान की अवधि में वैज्ञानिक क्या करते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है बुनियादी नियमों को चुनौती देते हैं। बी कह रहा है स्वीकृत प्रतिमान के भीतर ही पहेलियों को सुलझाते हैं। सी कह रहा है नए विज्ञान की स्थापना करते हैं। और डी कह रहा है पूरी तरह निष्क्रिय रहते हैं। तो यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही क्या होगा? स्वीकृत प्रतिमान के भीतर ही पहेलियों को सुलझाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ये आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, बी आपका यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। समाजशास्त्र की यह बुनियादी परिभाषा किसने दी? स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, सेंट साइमन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी किसके द्वारा बताया गया था? अगस्त कॉम्ट के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने विज्ञान का वर्गीकरण भी दिया है। विज्ञान का वर्गीकरण दिया गया है। और इसके अलावा ज्ञान की 3 अवस्थाएं, ये इनके द्वारा दिया गया है। ये सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। और इनका क्या आएगा? एक प्रश्न, हाँ, परिवार, ठीक है, फैमिली को इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है, ये भी आप याद रखिए। ठीक है, फैमिली को इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है, ये भी आप याद रखिए। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा, ये सभी आप जानते हैं, कई बार बताया गया है ना। चलिए आगे चलते देख लेते हैं। अगस्त कॉम्टे ने अपनी किस पुस्तक में समाजशास्त्र को 2 भागों, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी में विभाजित किया? अब इस तरह से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना, तो इन पर ध्यान रखें। जितने भी नए प्रश्न हैं, जितनी भी नई जानकारियां हैं, न्यू फैक्ट्स आपको देखने को मिलने, सबके नोट्स बनाएं और उन्हें याद करें। यहाँ पर क्या होगा? सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, विकल्प बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कथन है और यहाँ पर एक तरफ से कथन या सिद्धांत दिया गया है और उससे संबंधित यहाँ पर पुस्तक बताना है, मिलान करना है। क्या हो जाएगा? जैविक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं किसके द्वारा बताई गई थी? मेलानोव्स्की के द्वारा। आ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर हो जाएगा। फिर इसके अलावा मिथ्या चेतना और शासन विचार, किसके द्वारा मिथ्या चेतना की बात की गई थी? कार्ल मार्क्स, द जर्मन आइडियोलॉजी हो जाएगा। प्रतिमान विस्थापन, है ना, तो ये किसका है? थॉमस कोहन का है। उनकी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, ये याद रखिए। सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, है ना, अभी आपने देखा प्रश्न में। तो ये यहाँ हो जाएगा अगस्त कॉम्ट का। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। चलिए आगे देखते हैं। आत्म यानी कि सेल्फ का विकास दर्पण के समान होता है, जिसमें हम दूसरों के चेहरे और प्रतिक्रियाओं में अपनी सामाजिक छवि देखते हैं। चार्ल्स कोली का यह कथन उनकी किस पुस्तक में संकलित है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन है पुस्तक, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर है, सोशल प्रोसेस है, द सोशल सेल्फ है। किस पुस्तक में उन्होंने दिया है? आत्मदर्पण का सिद्धांत, जो कि समाजीकरण से संबंधित है। इनका आत्मदर्पण का सिद्धांत क्या है? समाजीकरण से ही तो संबंधित है। इन्होंने सेल्फ और जो सोसाइटी है उसको क्या कहा था? दोनों क्या हैं? जुड़वा हैं, और इन्हें
हम अलग नहीं कर सकते। ये आता है सेल्फ एंड सोसाइटी को जुड़वा किसने कहा है? कूले ने कहा है, ये याद रखेंगे। सेल्फ का डेवलपमेंट कहाँ होता है? सोसाइटी में होता है, और सेल्फ डेवलपमेंट को ही इन्होंने सोशलाइजेशन कहा था। ये सारी बातें कूले द्वारा की गई हैं, तो याद रखिए। यहाँ पर आपका सही आंसर ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर होगा, जो कि 1902 में पुस्तक आती है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी है, सोशल प्रोसेस भी इनकी कूले की पुस्तक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909 में आती है। इसमें इन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है। प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट इसमें कूले ने दिया है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न है, चार्ल्स कूले के लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत के 3 चरणों का सही क्रम क्या है? 3 सही क्रम बताना है। चलिए बताएं। हमारी उपस्थिति की कल्पना, दूसरों के निर्णय की कल्पना, आत्म अनुभूति, है ना? गर्व होगा या ग्लानि महसूस होगी? तो यहाँ पर बी आपका यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर होगा। ये उनके आत्मदर्पण का जो सिद्धांत था, उसके 3 चरण हैं ये, है ना? तो इसे याद रखें। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। मूल्य सामाजिक संरचना के वे तत्व या मानक हैं जो यह तय करते हैं कि समाज में क्या वांछनीय है और क्या अवांछनीय। भारत के मूल्यों के समाजशास्त्र का यह व्यवस्थित सिद्धांत किसने दिया? डीपी मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका राधा कमल मुखर्जी हो जाएगा। साधन और साध्य मूल की इनके द्वारा बात की गई थी। और द सोशल, अब इनकी पुस्तक की बात की जाए, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज हो जाएगी, 1949 में आती है ना? सोशल इकोलॉजी हो जाएगी इनकी पुस्तक, सोशल इकोलॉजी हो जाएगी, ये आप याद रखें। द इंडियन द इंडियन द इंडियन वर्किंग क्लास हो जाएगी, इसे आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। एक सिंबॉलिक वाली है, द सिंबॉलिक लाइफ ऑफ मैन, 1959 में ये आती है। ठीक है, ये सारी इनकी पुस्तकें हैं, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो इनको याद रखें। और ज़रूरी नहीं है ना, कुछ नई भी पुस्तकें शामिल कर ली जाती है क्लास में, जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है, जो क्योंकि जो रिपीट हुई हैं आपने देखा है, वो अब ज़्यादा नहीं देखने को मिल रही। नई नई पुस्तकें देखने को मिल रही हैं, नए प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। कोई है किस कॉन्सेप्ट है तो किस पुस्तक में दिया गया है, या किसके द्वारा दिया गया, इस तरह से आपको आपने देखे होंगे क्लास में। अब उसी से रिलेटेड आप चूंकि प्रश्न भी आपको यहाँ पर क्लास में कराया जा रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, राधा कमल मुखर्जी ने मानव की इच्छाओं मूल्यों के उद्विकास के कितने स्तर बताए? 2 हैं, जैविक और सामाजिक, 3 जैविक सामाजिक और आध्यात्मिक, 4 आर्थिक राजनीतिक धार्मिक सांस्कृतिक, या फिर 5 स्तर। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कितने बताए थे उन्होंने? मानव की इच्छाओं मूल्यों के विकास के कितने स्तर बताए हैं राधा कमल मुखर्जी ने? कितने बताए हैं? 3, जैविक सामाजिक और आध्यात्मिक। तो यहाँ पर जो सही होगा, ये आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण उनके आंतरिक उद्विकास से नहीं बल्कि मुख्य रूप से बाह्य पश्चिमीकरण के ऐतिहासिक आघात से हुआ है। यह प्रसिद्ध विश्लेषण प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने अपने किस पुस्तक में प्रस्तुत किया? ऑप्शन देखिए, एसेज ऑन मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया, कल्चर चेंज इन इंडिया। किस पुस्तक में दिया है? भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण उनके आंतरिक उद्विकास से नहीं बल्कि मुख्य रूप से बाह्य पश्चिमीकरण के ऐतिहासिक आघात से हुआ है। यह स्टेटमेंट है किसका? योगेंद्र सिंह का है। ठीक है, योगेंद्र सिंह ने किस पुस्तक में बात की है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, जो कि आती है 1973। तो आपका यहाँ पर जो सही होगा, ये आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह के अनुसार भारतीय परंपरा में आधुनिकीकरण के विश्लेषण के लिए कौन सा प्रतिमान सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन देखिए, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक प्रतिमान, एकीकृत उद्विकासवादी प्रारूप, मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक प्रारूप, या फिर विखंडनवादी प्रारूप।
भारतीय परंपरा में आधुनिकीकरण के विश्लेषण के लिए कौन सा प्रतिमान सबसे उपयुक्त है योगेंद्र सिंह के अनुसार? कौन सा होगा? एकीकृत उद्विकासवादी प्रारूप। तो यहाँ पर बी आपका यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर होगा। प्रश्न है, वैश्वीकरण केवल एक बाहरी आर्थिक या राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह अनिवार्य रूप से वैश्विक चेतना का संघनन या संपीड़न है। वैश्वीकरण की यह जो परिभाषा है ये रोलांड रॉबर्टसन की किस पुस्तक में है? ऑप्शंस हैं वैश्वीकरण संस्कृति, ग्लोबलाइजेशन, सोशल थियरी एंड ग्लोबल कल्चर, द ग्लोबल सिस्टम या फिर ग्लोबल मॉडर्निटी। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? ग्लोबलाइजेशन, सोशल थियरी एंड ग्लोबल कल्चर। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट भी आप ध्यान, जितने भी हैं सब फैक्ट्स अच्छे से देखिए। स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? रोनाल्ड रॉबर्टसन। पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक कौन सी है? ग्लोबलाइजेशन, सोशल थियरी एंड ग्लोबल कल्चर, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। रॉबर्टसन द्वारा प्रतिपादित भूस्थानीकरण का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है स्थानीय संस्कृति का पूरी तरह से नष्ट हो जाना। ऑप्शन बी, वैश्विक सांस्कृतिक तत्वों का स्थानीय संदर्भों के साथ अंतः प्रवेश और मिश्रण। सी कह रहा है केवल पश्चिमी व्यापार का प्रसार। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय सीमाओं का मजबूत होना। तो यहां पर आपका सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर वैश्विक सांस्कृतिक तत्वों का स्थानीय संदर्भों के साथ अंतः प्रवेश और मिश्रण होगा। बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कोई भी वस्तु स्वतः पवित्र नहीं होती। समाज ही किसी समान पत्थर, पौधे या पशु को टोटम मानकर उसे पवित्र का दर्जा देते हैं। दुर्खीम ने यह निष्कर्ष किस पुस्तक में दिया? टोटेमवाद का कॉन्सेप्ट किसका है? दुर्खीम का है। टोटेमवाद को धर्म का प्रारंभिक स्वरूप किसने बताया था? दुर्खीम ने बताया था। दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक सिद्धांत दिया है। और यहाँ पर कौन सी पुस्तक होगी? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912, है ना? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। और यहाँ पर सारी जो पुस्तकें आप देख रहे हैं ये किसके द्वारा दी गई हैं? दुर्खीम के द्वारा ही दी गई हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स हैं और एक तरफ विचारक दिए गए हैं, है ना, समाजशास्त्री। चलिए देखिए, दर्पण का सिद्धांत है, मूल्यों का सामाजिक सिद्धांत है, एकीकृत उद्विकास प्रतिमान है, वैश्विक चेतना का संपीड़न यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आत्मदर्पण का सिद्धांत किसका है? कूले का है, तो ए का फर्स्ट हो जाएगा। मूल्यों का सामाजिक ढांचा ये किसका है? राधा कमल मुखर्जी का है, तो यहाँ का बी का सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पर एकीकृत उद्विकास प्रतिमान की बात किसने की है? योगेंद्र सिंह ने। इस तरह से आपने देखा भी था, अभी प्रश्न आया था। वैश्विक चेतना का संपीड़न ये रोनाल्ड रॉबर्टसन, ये भी प्रश्न आपने अभी देखा है, किया गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, विकल्प ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इतिहास कुलीनों का शमशान घाट है, जहां सत्ता लगातार एक शेर जैसे दृढ़ अभिजात वर्ग से लोमड़ी जैसे चतुर अभिजात वर्ग में बदलती रहती है। किसका स्टेटमेंट है? पैरेटो का। अभिजात वर्ग की परिभ्रमण सिद्धांत की यहाँ पर बात हो रही है, जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। याद आ रहा है? अब यह पुस्तक उन्होंने किस मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है, कथन है, तर्क है, इन्होंने पैरेटो ने किस पुस्तक में दिया है? ठीक है, तो पुस्तकें देखिए, द रूलिंग क्लास है, द माइंड एंड सोसाइटी है, द पावर इलेट है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, है ना? किस पुस्तक में इन्होंने दिया है? इन्होंने सामाजिक जो क्रियाएं थी उसके प्रकार भी बताए थे। 2 प्रकार इन्होंने बताए हैं। कौन से बताए हैं? तार्किक सामाजिक क्रिया और अतार्किक सामाजिक क्रिया। याद आ रहा है? अवशेष, भ्रांत तर्क, ये सभी कॉन्सेप्ट्स किसके हैं? पैरेटो के हैं। देखिए, चलिए आइए यहाँ पर प्रश्न पर देखते हैं। द रूलिंग क्लास, है ना, द रूलिंग क्लास ये किसकी हो जाएगी? ये मोस्का की पुस्तक है। ठीक है, किसकी है? मोस्का की है।
द माइंड एंड सोसाइटी ये किसकी है, पेरेटो की है, जिसमें इन्होंने ये अपना तर्क दिया है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं द पावर एलिट, तो ये किसकी हो जाएगी, सी राइट मिल्स की हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सी राइट मिल्स की हो जाएगी पुस्तक। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड की पुस्तक हो जाएगी। तो इनको आप याद रखें, है ना। तो यहाँ पर द माइंड एंड सोसाइटी है, ये किसकी है, पेरेटो की पुस्तक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहीं पर इतना करते हैं ना, 25 प्रश्न होंगे, यहाँ तक करते हैं, फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।